बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज काफ़ी सारी अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब को आज पहली बार अडयाला जेल में तफसीली ब्रीफिंग मिली है कि 26 नवंबर को कत्लेआम किस लेवल पर हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद उन्होंने पार्टी के लोगों के बारे में, पार्टी के बारे में, ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में बहुत ही अहम और वाज़े अहकामात दिए हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपको पता हो, वो आपके सामने रखेंगे। फिर साउथ कोरिया के अंदर मार्शाला लगा दिया गया। फार्मूला हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन वाला था, उस पर बात करनी है हमने। लोग लेकिन आगे से खड़े हो गए, कामयाबी हुई नहीं हुई ये आपको बताएंगे। उसके बाद जनरल रानी कौन थी, कितनी ताकतवर थी, क्या वो आज भी जिंदा है और क्यों लग रहा है लोगों को कि वो आज भी जिंदा है। फिर पाकिस्तान का एक बदनामे ज़माना स्कैंडल, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़ा हुआ एक मुबैना नाम, और वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर। जी हाँ, जनरल साहब को एक बहुत बड़े ओहदे पर तैनाती दी गई है। इन तमाम खबरों पर और भी कुछ खबरें हैं, उन पर हमने बात करनी है। पहले आपको साउथ कोरिया लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का फार्मूला किसी ने चोरी कर लिया। किया किसने? वहाँ के सदर यून ने आज मार्शाला लगा दी। रात 11 बजे तकरीबन साउथ कोरिया के वक्त के उन्होंने अचानक से मार्शाला अनाउंस कर दी। मार्शाला का मतलब क्या? वही जो हमारे यहाँ होता है, तमाम बुनियादी हकूक सल्ब, पार्लियामेंट पर पाबंदी, सियासी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी, मीडिया पर पाबंदी, जलसे जुलूस और इज्तमा पर पाबंदी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी, और मुल्क जो है वो अब सदर यून की मर्जी से चलेगा। अच्छा, जो साउथ कोरिया उसके बारे में आपको बता दें कि थोड़ा तगड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, वो गरीब मुल्क नहीं है। इकॉनमी उनकी बहुत बेहतर है। एशिया की जो टॉप इकॉनमीज़ हैं 2, 3, 4, उनके अंदर उनका शुमार होता है। जापान और साउथ कोरिया आप सबको पता ही है, तगड़े मुल्क हैं। फिर साउथ कोरिया में ये पहला मार्शाला नहीं है, पहले भी रहे हैं, लेकिन आखिरी मार्शाला 1979 से लेके 1987 तक रहा था। तो 1987 मीन 1987 के बाद अब तक कभी कोई मार्शाला नहीं लगा, और तब से वहाँ पर डेमोक्रेसी ही चल रही है। अब वहाँ पर सदारती निज़ाम है और 7 पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो अलग से उसके इलेक्शन होते हैं और सदारती इलेक्शन अलग से होते हैं। 2022 में ये जो सदर यून है ये सदर मुंतखब हुए और 2024 में इनके पार्लिमानी इंतखाबात हुए। अब जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए उसमें जो सदर यून की पार्टी है उसको कम सीटें मिली, 300 में से गालिबन 108 सीटें या 110 सीटें मिली। और जो इनकी अपनी पार्टी का नाम पीपल्स पार है, पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार, और जो इनकी अपोजिशन है वो डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनको कोई 173 या 170 के करीब सीटें मिली। अब वो मेजॉरिटी में आ गए, पार्लियामेंट पे उनका कब्जा हो गया, और अब सदर यून मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे थे पिछले कई महीनों से। जो बिल भेजते थे पार्लियामेंट में उसको वो रिजेक्ट कर देते थे। दूसरी जो इनकी अपोजिशन पार्टी थी, क्योंकि उनके पास 173 के करीब सीटें थी, अब एक किस्म का पैरालाइज हो चुका था, मामला चल नहीं रहा था जो सदर यून था उससे। तो उन्होंने आज हतमी तौर पर इसका नतीजा ये निकाला कि मैं मार्शाला लगा देता हूँ। कोई डेमोक्रेट होता तो वो ये सोचता कि ठीक है, पार्लियामेंट में उन्हें 2022 में मैं सदर मुंतखब हुआ था, 24 में अवाम ने मेरी करप्शन या नाअहली की वजह से उस पार्टी को पार्लियामेंट में ज़्यादा सीटें दे दी, तो मैं सदारती इलेक्शन तलब कर लेता हूँ, और जाहिर है दूसरी पार्टी का ही सदर बनेगा तो मैं बनने देता हूँ, फिर अपनी किस्मत आजमाऊँ। ये तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है। पाकिस्तान में भी निज़ामुद्दीन कहता है कि मैंने बिला शिरकते गैर इक़्तिदार किसी के हाथ में नहीं देना। अगर यहाँ भी सेंस प्रवेल होनी होती तो 8 फरवरी को तमाम तर जुल्म और तमाम तर हिजान और तमाम तर प्रोपेगेंडे के बाद पब्लिक ने 8 फरवरी को जिस तरह से निकल के वाज़े तौर पर ये इलेक्शन इमरान खान वर्सेस जनरल आसिम मुनीर था, तो अवाम ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ वाज़े तौर पर मैंडेट दे दिया था कि हमने इमरान खान को वोट करना है और हमें वो वज़ीर आज़म के तौर पर चाहिए। तो अगर उस दिन हम होश के नाखन लेते और एक कदम नहीं बल्कि 2 कदम पीछे हो जाते और कहते कि हम तो इमरान खान को भले बुरा समझते थे लेकिन अवाम ने इमरान खान को चुना है और इतनी वाज़े अक्सरियत दी है, तो अब हम अवाम के इस रीसेट जो मोड अवाम ने ऑन किया है उसके साथ चलेंगे, और जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें बालाए ताक रख के अब इमरान खान साहब को हुकूमत हम मुंतकिल कर देंगे। मुल्क रीसेट हो जाता, और यकीन कीजिए आज ये जो कुछ भी कत्लो गारत हो रही है ये ना होती। सदर यून ने भी साउथ कोरिया के अंदर इसी तरह का मॉडल अपनाया
कि जब उसके पास ये ऑप्शन था कि वो इलेक्शन करवाते, उन्होंने उसकी जगह पर मार्शल लगा दिया। लेकिन सब जगहों पर उस तरह के लोग नहीं होते जैसे अमूमी तौर पर सोचा जाता है कि हमारी पब्लिक नहीं निकलती। वहाँ की पब्लिक निकल आई, वहाँ की अपोजिशन निकल आई। अब पार्लियामेंट के अंदर जो फौरी घंटे 2 घंटे के अंदर इमरजेंसी में वहाँ पर मेंबरान पहुँच सके, वो 190 पहुँच सके 300 में से। और अब वहाँ पर एक जंगो जदल था, जो वहाँ पर सिक्योरिटी इसने लगाई थी सदर यून ने, वो उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दे रही थी। बहरहाल वो किसी ना किसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर गए और उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए और वहाँ पर एक करारदाद पेश की गई जिसमें 190 में से 190 लोगों ने वोट दिया। 190 बामुकाबला 0। 190 ने कहा कि हम मार्शाला को गैर आइनी कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं और फौरी तौर पर सदर यून इस मार्शाला को लिफ्ट करें। अब जब ये करारदाद पास हो रही थी, पेश हो रही थी, तो उस वक्त सदर यून के अहकामात पर वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की पुलिस जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रही थी पार्लियामेंट के अंदर, जो कि वो कामयाब ना हो सके। उससे पहले लोगों ने अपनी जो मेंबरान थे उन्होंने अपनी जो करारदाद थी वो पास कर ली। और सदर यून जो थे उनके खिलाफ बड़े सारे स्कैंडल हैं। एक तो उनकी बीवी ने कोई डियोर का बैग एक्सेप्ट किया, आपको पता है बड़े महंगे होते हैं ये सारे ब्रांडेड बैग्स जो हैं, वो एक्सेप्ट किया। बाद में वो स्कैंडल आया, फिर सदर यून ने पब्लिक अपॉलोजी की उसके ऊपर। फिर एक हेल्थ का क्राइसिस वहाँ पर आया, हेल्थ का स्कैंडल आया जिस पर इनकी बड़ी बदनामी हुई। फिर पुलिसिंग का स्कैंडल था कि वो पुलिस से अब्यूज़ ऑफ पावर करवाते हैं। फिर करप्शन के वहाँ पर रिपोर्टेडली स्कैंडल्स इनके खिलाफ आ रहे थे। तो ये वजूहात थी कि अवाम इनसे तंग थी और आज इन्होंने मार्शल लगाया। लेकिन क्योंकि अवाम खड़ी हो गई भारी तादाद में पार्लियामेंट के सामने जाके, और पार्लियामेंटेरियंस का भी ज़मीर जिंदा था और उन्होंने 190 वर्सेस 0 पे इस मार्शाला को रिजेक्ट कर दिया और आखिरकार उन्हें वहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल करनी पड़ी। आल्दो अमेरिका का इसमें रोल जो है वो बड़ा मानीखेज, हालांकि अमेरिका की छाया छतरी में है जो जनूबी कोरिया है और अमेरिका का क्लोजेस्ट अलाय है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो अमेरिका ने कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दी। मैं हैरान हुआ कि हम डेमोक्रेसी के साथ हैं या ये यून ने क्या कर दिया। उन्होंने कहा वी आर वॉचिंग, द सिचुएशन इज़ डेवलपिंग एंड वी आर वॉचिंग। तो ये भी एक मेरे लिए मानीखेज बात थी। बहरहाल साउथ कोरिया के लोग खड़े हुए, हमें भी खड़े होना चाहिए। तो मैं बार बार आपको याद करवाता हूँ, आपको सब कुछ तब समझ आई जब इमरान खान को जनरल बाजवा ने गिरा लिया। जब 9 अप्रैल को वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो पाकिस्तानी कौम को वहाँ पर बाहर जाके खुद से निकल के अपने वज़ीर आज़म का दिफा करना चाहिए था। वो वज़ीर आज़म जो हम सब की इज़्ज़त में पूरी दुनिया के पेडेस्टल पर इजाफा करता था। और जब हमें पता था कि ये साशे पैक चोर शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म जनरल बाजवा बना रहे हैं और 1100 अरब की ये तमाम चोरी माफ़ की जाएगी, तो उस वक्त ना गोलियां चल रही थी ना किसी ने उस रात आपको गोलियां मारनी थी। आपने उस दिन कहा कि मेरा क्या जाता है, सानू की, वो जो पंजाबी का एक जुमला है सानू की, आपने उस दिन सानू की पे अमल किया, आप घर बैठे रहे। अब आप देखें आपको भी मुसीबत पड़ी हुई है, हमें भी पड़ी हुई है, कितनी जानें गई हैं, मुल्क की कितनी तबाही हुई है। अगर वक्त पर आप निकलते तो ये काम ना होते। तो अगली दफ़ा के लिए मैं आपको बताऊं कि जब भी कानून टूट रहा हो तो वक्त पर जो मुक्का होता है वो वक्त पर मारते हैं। वक्त खुन जाए तो वो मुक्का जो है उसकी पहले चपेट बना लेते हैं और फिर अपने मुंह पर मारनी पड़ती है, क्योंकि आपने वक्त ज़ाया कर दिया। उस दिन आप ना खड़े हो सके माजरत के साथ। अगर होते, या जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी उसी टाइम आप लाखों में निकल आते तो दोबारा किसी वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ना किया जाता। तो बार बार आपने ट्रेन छोड़ी है, जनूबी कोरिया के लोगों ने ट्रेन नहीं छोड़ी। हालांकि सदर यून ने वहाँ पर फार्मूला हमारे वाला इस्तेमाल किया। आपको पता है ना उनकी और नॉर्थ कोरिया की आपस में लड़ाई है, तो सदर यून ने कहा कि जनाब ये जो अपोजिशन है ये नॉर्थ कोरिया के एजेंट है, इसलिए मुल्की सलामती, वसी तर मुल्की मफाद में मैं ये मार्शाला लगा रहा हूँ। वही जो मेरे अजीज़ हम वतनों यहाँ पर होता है ना, वसी तर मुल्की मफाद, क्योंकि हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन भी समझता है कि सबसे इंटेलिजेंट नंबर 1 वो है। हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन समझता है कि नंबर 1 मुल्की मफाद का जो प्रोटेक्टर है वो है। नंबर 1 जो पैट्रियट है वो भी वो है। नंबर 1 जो ईमानदार है वो भी वो है। नंबर 1 केपेबल जो है वो भी वो है। तो अब मैं बीच बीच में नंबर 1 कह देता हूँ, हालांकि ये नंबर 1 है। तो जब हम अपने आप को नंबर 1 समझते हैं तो फिर इस जोन में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो आइन हमें इजाज़त नहीं देता। तो ये तो थी साउथ कोरिया की खबर। अब आते हैं इमरान खान साहब की आज की बातचीत पर।
आज अलीमा खानम साहबा मिली, पहली दफ़ा इमरान खान साहब को मुकम्मल ब्रीफिंग मिली। मैं अभी भी इसको मुकम्मल नहीं कहूँगा, कोशिश की होगी ब्रीफिंग देने वालों ने, लेकिन अभी भी जो लीडर होता है उसने डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल मिलना होता है। अगर वो सिर्फ शहबाज गिल को मिलेंगे तो शहबाज गिल कहानी को उस तरीके से बताएंगे जो शहबाज गिल ने देखी होगी, या जो उनके इंटरेस्ट में होगी, या जो उनको दुरुस्त लगती होगी। तो इसलिए जो लीडर होता है, अगर आप लीडरशिप का कोई भी कोर्स पढ़ें तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लीडर की होती है कि उसकी तरफ जो इनफ्लो हो इन्फॉर्मेशन का, जो लोगों की एक्सेस हो, वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल की हो, ताकि वो हर तरह की राय ले सकें और फिर एक हतमी डिसीजन पर पहुंच सकें। कल तो बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी, कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन मिली थी, आज थोड़ी और ज़्यादा मिली, और मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। अभी और डाइवर्स जो ग्रुप्स हैं वो उन्हें जब मिलेंगे तो इन्फॉर्मेशन रेंडर करेंगे, तो उसके बाद इमरान खान साहब आप देखेंगे उन्हें कितनी क्लैरिटी होगी। आज बहरहाल जो 2-3 क्लैरिटीज़ हुई, एक तो उन्होंने ये कहा कि जो गौहर खान साहब के आपने देखा था बयानात, 12 लाशें जो उससे ज़्यादा कहते हैं उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी इस तरह की बातें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि या तो बैरिस्टर गौहर साहब को पता नहीं कि हुआ क्या है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रही, या तो उन्हें पता नहीं कि हुआ क्या है, मीन उन्हें उनके इल्म ही नहीं है कि बाहर क्या हुआ है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे वर्कर के साथ क्या हुआ है, शायद वो इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि ये जो लाशें गिरी हैं इसकी माफ़ी नहीं दी जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस लेके जाएंगे, तमाम सबूत इकट्ठे करेंगे, अपनी लाशें लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये याया खान पार्ट 2 हो गया मुल्क के अंदर, दोबारा से याया खान जो है वो मुल्क के अंदर नाफिज हो गया है, हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अवाम बिल्कुल रिएक्ट करेगी, और अवाम अपना जो आइनी हक है उसे इस्तेमाल करेगी, और मैं इस सब को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वर्कर्स के साथ खड़ा हूं, उनके ख़ानदानों के साथ खड़ा हूं, और किसी को वर्कर्स को अंडरमाइन नहीं करने दूंगा। पार्टी लीडरशिप को भी वाज़े पैगाम चला गया, जो बयानिए को ऊपर नीचे कर रहे थे उनको भी वाज़े पैगाम चला गया, और साथ साथ उन्होंने आज ये भी वाज़े कहा जो मैं आपको पिछले 10 दिन से कह रहा था, और बहुत सारे मुझे लोग कहते थे ये बुशरा बीबी के एजेंट बन गए। याद कीजिए, आप मेरे से वीलॉग्स बहुत देर से सुन रहे थे, मैं आपको कोशिश करता हूं कि सनसनी ना बेचूं, उतना ही तज्जिया करूं जितना मेरी समझ में आता है। मेरी समझ में यही आता था कि जब जहाँ पर हम नाकाम हुए सारे, बुशरा बीबी ने आके अपना जो उनका एक पर्सनलाइज किस्म का रिलेशनशिप है उसके तनाज़र में इमोशनल, जज्बाती, जो भी आपने कहना है, उस तरीके से चीज़ें डील की, लेकिन कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से चीज़ें बदल गई और चौधरी साहब के कंट्रोल से बाहर हो गई, तो चौधरी साहब को बिल्कुल बरहना होकर लोगों को गोलियां मारनी पड़ी। आज इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि मैं तारीफ़ करता हूँ, बुशरा बीबी दिलेर हैं, और उन्होंने दिलेरी के साथ ये सब कुछ फेस किया और वो वहाँ वर्कर को लेकर पहुंची। दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने आज वाज़े तौर पर कही कि संगजानी नहीं जाना था। जी आप दुरुस्त सुन रहे हैं, संगजानी नहीं जाना था, डी चौक ही जाना था जहां पर बुशरा बीबी गई, वो दुरुस्त गई। और तीसरी बात जो लोग कह रहे थे कि वो क्यों आ गई एहतजाज में, हमें तो पता ही नहीं था, उनको नहीं आना चाहिए था, उन्हें इससे अलग रहना चाहिए था। आप इसके ऊपर पार्टी के बहुत सारे हमारे कुलीग्स की बातें सुन चुके हैं, आप लीक्स भी सुन चुके हैं, शेर अफजल मरवत साहब का आप एक वीडियो बयान भी सुन चुके हैं, अली मोहम्मद खान साहब का भी सुन चुके हैं, और दोस्तों का भी। आज इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा कि बुशरा बीबी मेरे कहने पर उस मार्च में गई थी। समझ रहे ना आप कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो पता नहीं किधर से आ गई, उनको तो आना ही नहीं चाहिए था, उन्हें तो इससे बाहर रहना चाहिए था। आज इमरान खान ने कहा कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उस एहतजाज में मेरी मर्जी से गई थी, और मैं भी ये समझता हूं कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, ना कभी होना चाहिए, लेकिन एहतजाज में उनको भी और उनकी बहनों को भी खान साहब की ज़रूर होना चाहिए, उसके बगैर ये काम तोड़ नहीं चढ़ना। तो एक तो आज इमरान खान साहब ने ये वाजे कर दिया, और जो कन्फ्यूजन जानबूझकर फैलाई जा रही थी उस पर से आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर बर्तन रख के उसको ढांप दिया कि ये लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। अब आगे चलते हैं, अगली खबर आपको देनी है आज, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि याया खान पार्ट 2 है, तो याया खान से याद आया कि जब याया खान की बात होगी हिस्ट्री में या ज़माने में, कभी भी याया की मीन मजनू की बात होती है तो साथ लैला की बात होती है, रांझे की बात होती है तो साथ हीर की बात होती है, तो जब याया खान साहब की बात होती है तो साथ जनरल रानी की बात होती है। अब जनरल रानी कौन थी? उनका नाम जो था वो अकलीम अख्तर था, और उनको
लोग जनरल रानी कहते थे। अब आप सोचेंगे कि वो मिलिट्री में जनरल थी? नहीं, वो जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, आर्मी चीफ थे, उनकी वो बहुत ही करीबी दोस्त थी, बहुत ही करीबी। दो कलब एक जान की कशमकश वाली दोस्ती थी, तो बहुत करीबी दोस्ती थी। इस वजह से उनको लोग जनरल ही कहते थे। आपको पता है ना कि जो भी बंदा हो, उसकी बेगम या उसके करीबी दोस्त या लोग जो हैं वो उससे भी ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो जनरल साहब थे, तो जनरल साहब की वो बहुत करीबी थी, तो इसलिए उनको जनरल रानी का खिताब दिया गया था। नाम उनका अकलीम अख्तर था। अब जनरल रानी साहबा जो हैं वो ये 1931 में पैदा हुई थी, तो आप खुद ही देख लीजिए कि उस ज़माने में इनकी उम्र क्या होगी। और वफ़ात इनकी 2002 में हुई है। और इनको आप जानते हैं, इनकी बेटी एक तो अरूसा आलम साहबा हैं, जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि जो पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, मैं जो इंडियन पंजाब है उसकी बात कर रहा हूँ, अमरिंदर सिंह से मुबैना तौर पर कहा जाता है कि अरूसा आलम साहबा ने शादी कर ली हुई है। लेकिन शायद मीडिया ये तज्जिया करता है कि वो शादी इसलिए नहीं बताते कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक वहाँ पर जो सिख हैं या हिंदू हैं वो दो शादियाँ नहीं कर सकते, वो पहले से शादीशुदा हैं, इसलिए शायद उनकी ये शादी डिक्लेयर्ड नहीं है। इनके बेटे को भी आप जानते हैं, अरूसा आलम, मतलब कि जनरल रानी के जो नवासे हैं उनको भी आप जानते हैं। एक का नाम फ़ख्र आलम साहब है और दूसरे अदनान समी हैं। तो ये जो अरूसा आलम साहबा हैं ये फ़ख्र आलम साहब की वालदा माजदा हैं, जिनके बारे में और अमरिंदर सिंह साहब के बारे में मैंने आपको बताया। तो बहरहाल अब वापस चलते हैं कि जनरल रानी साहबा अकलीम अख्तर साहबा इतनी पावरफुल थी कि उनके पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उनको तमाम फर्स्ट लेडी वाला प्रोटोकॉल पाकिस्तान में उस वक्त मिलता था। जनरल रियाया के बाद अगर किसी को सबसे ताकतवर समझा जाता था तो वो जनरल रानी मतलब अकलीम अख्तर साहबा को समझा जाता था। जो वो कहती थी वो होता था, जिस तरफ वो देखती थी वो जल के भस्म हो जाता था, जिसको वो मुस्कुरा के देखती थी वहाँ चिराग जल उठते थे, वहाँ जो हरियालियाँ हो जाती थी वहाँ पर दौलत की रेल पेल हो जाती थी। तो आज भी पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने या पार्ट 2 का तो हम ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि भाई आज भी कोई जनरल रानी है। तो अगर आपको नज़र आए तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज कोई जनरल रानी है कि नहीं। अगर मैं कहता हुआ तो अच्छा नहीं लगता बहुत सारी बातें, तो इसलिए, और ना ही मैं किसी को कहता हुआ अच्छा लगता हूँ कि फ़लाँ जनरल रानी है या फ़लाँ जनरल रानी है, क्योंकि जनरल रानी मेरा ख्याल मरती नहीं है। जनरल रानी जो होती हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं, कोई शक्ल नई आ जाती है। और जैसे इश्क आपको पता है कभी मरता नहीं है, हर मोहल्ले गली हर जगह पर कोई ना कोई इश्क जो है वो पनपता रहता है, जन्म लेता रहता है। ऐसे ही डिक्टेटर्स ताकत को अपने अंदर मरकूज़ करने वाले और फिर उसे अब्यूज़ करने वाले भी मरते नहीं हैं। हर दिल में, हर दूसरे डिक्टेटर के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि सारी ताकत को मैं अपने अंदर मरकूज़ कर लूँ। तो जनरल रानी कहाँ हैं, कौन है, क्या आज भी हैं कि नहीं है, अगर हैं तो किस तरह की पावर इस्तेमाल कर रही हैं, ये ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। हम आपसे लर्न करना चाहते हैं। हम आपको ये बात शायद बताने से इसलिए कासर है कि हमें पता ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है कि आज कोई जनरल रानी है या नहीं है। तो आगे चलते हैं अगली खबर। बदनाम ज़माना पाकिस्तान में एक स्कैंडल हुआ था और वो था जाली अकाउंट्स का। जरदारी साहब के इर्द गिर्द वो स्कैंडल घूमता था सारा, याद कीजिए। और उस स्कैंडल के अंदर एक JIT बनी थी जिसमें ISI का नुमाइंदा भी था और गालिबन मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी था। उस JIT ने, ये फौज के नुमाइंदे थे, हमारे नहीं थे, फौज के नुमाइंदे थे अपने, और वो सर्विंग फौजी थे, अफसरान थे। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जाली अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई और उस वक्त एक ब्रिगेडियर साहब थे जिनका नाम मोहम्मद आमिर था, जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। वो भी इस जाली अकाउंट के स्कैंडल में रिपोर्टेडली तो नहीं कहेंगे बल्कि JIT की रिपोर्ट है तो रिपोर्टेडली तो ना रहा, तो वो भी इसमें मुलव्वस थे। ये रिपोर्ट का अक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो वो इसमें मुलव्वस थे, मतलब कि वो भी मुजरिम करार दे दिया JIT ने तो उन्हें कि वो जाली अकाउंट्स के अंदर मुलव्वस थे। ये थे ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर, मिलिट्री सेक्रेटरी, उस वक्त के सुप्रीम कमांडर, आज के भी सुप्रीम कमांडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। मतलब कि जो सारा लूट मार का पैसा था वो जाली अकाउंट्स के अंदर जो जमा हुआ उसमें मोहम्मद आमिर साहब के अकाउंट में भी हुआ। उस वक्त को ब्रिगेडियर थे। फिर क्योंकि इस तरह के कामों से तो पाकिस्तान में तरक्कियां मिलती हैं ना जी, फिर वो मेजर जनरल हुए। हालांकि फ़ौज के अपने अफसरान ने उनके बारे में ये कहा था, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई ना की। हमें बताया जाता है आर्मी के अंदर डिसिप्लिन बहुत ही तगड़ा है, सख्त है। यहाँ होता हुआ हमें माजरत के साथ नज़र ना आया। फिर वो मेजर जनरल बने, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर वो कोर कमांडर बने, फिर उनको और ओहदे मिले, और वो बाल बाल पाकिस्तान आर्मी बची। वो पाकिस्तान आर्मी के
आर्मी चीफ भी बनने वाले थे। जब जनरल आसिम मुनीर बने हैं तो उस वक्त वो भी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे। आज उन्हें कतर में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया है। बेरोज़गार होंगे बेचारे, अभी चंद अरब ही होंगे उनके पास, ज़्यादा अरब होने चाहिए तो और पैसे कमाएं वो जाके। उनको पहले शायद यूएई में, दुबई, अबू धाबी, ये जो यूएई है, शारजा, ये वाली जो स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर उन्हें पहले सफ़ीर प्रपोज़ किया गया था। मेरा ख्याल उन्होंने आगे से हाथ जोड़ दिए कि जनाब हम ये वज़न नहीं उठा सकते। तो फिर शायद वो कनाडा जाना चाहते थे, कनाडा में शायद वो ना लेते, तो इसलिए अब उनके लिए एक और मुल्क ढूंढा गया है। मुल्क तो खैर और भी दुनिया में बहुत सारे थे, लेकिन वो इतने लुक्रेटिव नहीं होंगे। कतर ज़रा थोड़ा लुक्रेटिव है, आप समझ सकते हैं। कतर के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात हैं, LNG डील्स, कतरी खात और कई कुछ आप सुनते रहे। तो अब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर आप सबका सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे कतर के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर। ख़बरें और भी थी, लेकिन यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।